अगर हम सोमचंद की बात करें तो आयोग के द्वारा चंद वंश के संस्थापक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। पहले आयोग इसका जो संस्थापक था वो तोहर चंद मानता है, लेकिन अब हाल ही में वो सोमचंद को मान रहा है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, पिछली 2 क्लासेस में हमने उत्तराखंड के मानचित्र का अध्ययन किया कि कौन से जिले, देश या राज्य उत्तराखंड की साथ सीमा बनाते हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में वो 2 क्लासेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड के इतिहास का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड का प्राचीन काल था और किस तरह से उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी देश या राज्य का इतिहास देखें तो उसे 3 भागों में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर उत्तराखंड की जगह भारत लिखूं तो उसको भी इसी तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं। भारत या फिर अमेरिका लिख दूं तो उसके इतिहास को भी हम इस तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इनमें पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल को जानने के जो स्रोत हैं वो पाषाण चित्रकारी है। मतलब कि जो प्राग ऐतिहासिक काल का मानव था उसे लिपि, पढ़ने लिखने इस चीज का कोई नॉलेज नहीं था, जिस कारण वो अपने विचारों और भावों को गुफा या फिर पत्थर पर चित्रकारी के थ्रू दर्शाते थे। दोस्तों, अब अगर हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल को देखें तो इसमें जिस तरह से भारत या फिर किसी अन्य देश का हम प्राग ऐतिहासिक काल देखें तो जानने का स्रोत केवल पाषाण चित्रकारी या यही चीजें होती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ ये उड्यार या फिर जिन्हें हम गुफा कह सकते हैं वो मिले हैं, जिनके आधार पर हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। जिसमें मुख्य एग्जाम्पल दिए गए हैं लाखू उड्यार, ग्वारखे उड्यार, किमनी, मलारी, लेथाफ आदि। दोस्तों, इनका हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ऑल ओवरव्यू देख रहे हैं कि उत्तराखंड का अध्ययन हम किस किस तरह से करेंगे। इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लगभग एक बार ऑलमोस्ट सारे चीजें पूछी गई हैं, बट जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया था वो लाखू उड्यार से आया था। दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लाखू उड्यार किस नदी के तट पर है। तो ये लाखू उड्यार है जो ये सुयाल नदी के तट पर है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है इसमें मलारी गांव। मलारी गांव को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिला है। जैसे समाधियां मिली थी वो किसकी समाधियां हैं, किस तरह से समाधियों में उस शवों को रखा गया था, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड का नेक्स्ट पार्ट है जो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। अब अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल के मानव को देखें तो इसको लिपि का ज्ञान हो चुका था। मतलब कि जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो लिखित रूप में मिले हैं। इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण और स्कंद पुराण है। दोस्तों, वैसे आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो जो ऐतिहासिक काल के उदाहरण उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, सारा उत्तराखंड उससे भरा हुआ है। पूरे उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं। तो देवों का यहाँ से गहरा नाता रहा है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, वो है जैसे ऋग्वेद। तो उत्तराखंड का पहला वर्णन ऋग्वेद में ही किया गया है, जहां पर इसे देवभूमि या फिर मनुष्यों की भूमि कहा गया है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उत्तराखंड का वर्णन किया गया है, जहां पर उत्तराखंड के लोगों को उत्तर कुरु कहा गया है। दोस्तों, जैसे हम देखें हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हुए हैं। 18 पुराण में से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का उत्तराखंड से गहरा नाता है और इसके अगर हम पार्ट देखें तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसमें से केदारखंड, मानसखंड, जालंधर, कश्मीर और नेपाल इसके 5 भाग हैं। इसमें से अगर स्टार्टिंग हम 2 भाग देखें, केदारखंड और मानसखंड, इनका संबंध उत्तराखंड से है। केदारखंड की बात करें तो वर्तमान का जितना भी गढ़वाल का इलाका है वो उस टाइम केदारखंड के अंदर माना गया था। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का जो समस्त वर्णन है वो मानसखंड में किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। वो सारे भी आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य हैं जो उत्तराखंड में पाए गए। तो दोस्तों, अब हम उत्तराखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ऐतिहासिक काल, उसको देखते हैं। ऐतिहासिक काल को भी आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो उत्तराखंड की जो प्राचीन निवासी थे, आदि निवासी जिसे हम कह सकते हैं, सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख जातियां हुई हैं जैसे कोल, किरात, खस, नाग। और अगर हम इन जातियों में भी देखें तो उत्तराखंड की सबसे जो प्राचीन जाति है वो कोल थी।
कोल को ही उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि किस तरह से उत्तराखंड में जातियों के द्वारा अलग अलग वंशों का विकास होता है। सबसे पहले कुणिंद वंश को देखें तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि कुणिंद वंश का एक शासक हम पढ़ते हैं जिसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। महाभारत में वर्णन किया गया है कि श्रीनगर में एक राजा रहता था जिसका नाम शुबाहु था और उसकी राजधानी श्रीनगर में थी, जिसने महाभारत के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। वहीं हम दूसरी तरफ कहते हैं कि जो कुणिंद वंश है वो उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक वंश था। मतलब कि एक तो इसका संबंध हम आद्य ऐतिहासिक काल में जो महाभारत है उससे भी जोड़ते हैं और वर्तमान काल से भी जोड़ते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक वंश भी है। तो इसको वैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास को देखें तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने का हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्रोत नहीं है, क्योंकि हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। केवल सिक्के या फिर जो पवाड़े या जागर होते हैं उनके आधार पर ही हम बहुत सारे वंशों का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुणिंद वंश एक है। अब बात करते हैं पवाड़ों की, तो उत्तराखंड में पवाड़े हम उन्हें कह सकते हैं जैसे कोई वीर व्यक्ति है उसकी गाथा का वर्णन पवाड़ों के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माधो सिंह भंडारी की बात करें तो जिन गीतों में उनकी वीरता का वर्णन किया गया है उसे पवाड़े कहते हैं। इसके बाद अगर हम जागर की बात करें तो जागर उत्तराखंड में देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए गाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बाहरी शक्तियां भी आई, जिसका जैसे कि शक जो कि अन्य देश से आए थे, कुषाण जो कि चीन से आए थे, नाग, यादव, इनमें से ये सारी शक्तियां लगभग बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में आई हैं। तो दोस्तों अब हम मध्यकाल का अध्ययन करते हैं। मध्यकाल में जो पहला राजवंश माना जाता है वो कत्यूरी माना जाता है। कत्यूरी और कार्तिकेयपुर दोनों एक ही राजवंश में हैं और जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और वहां से उन्होंने स्थानांतरित करके वो बैजनाथ में ले गए थे। उसके बाद हम दूसरा राजवंश देखें, वो चंद राजवंश था जो 1025 में स्टैब्लिश हुआ था और 1790 तक ये चला। इस चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद था। अगर हम सोमचंद की बात करें तो आयोग के द्वारा चंद वंश के संस्थापक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। पहले आयोग इसका जो संस्थापक था वो तोहरचंद मानता है, लेकिन अब हाल ही में वो सोमचंद को मान रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो उनके अनुसार सोमचंद था। जबकि अगर हम एक अन्य इतिहासकार हर्षदेव जोशी की बात करें तो उनके अनुसार चंद वंश का संस्थापक थोहरचंद था, लेकिन आयोग के द्वारा अब सोमचंद को ही सही माना जा रहा है। 1790 में महेंद्र चंद का शासन चल रहा था, लेकिन इसी दौरान डोटी या गोरखा जिन्हें हम कहते हैं उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया और महेंद्र चंद की सत्ता इसी के साथ समाप्त हो जाती है। वहां से कुमाऊं में गोरखा शासन प्रारंभ हो जाता है। परमार वंश की बात करें हम तो चंद वंश और परमार वंश लगभग एक दूसरे के समकालीन थे। अगर कुमाऊं को देखें तो वहां पर चंद वंश चल रहा था, गढ़वाल को देखें तो यहाँ पर परमार वंश चल रहा था। इस परमार वंश का जो संस्थापक था वो कनकपाल को माना जाता है। परमार वंश को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई गोरखाओं ने चंद वंश पर आक्रमण किया, वैसे ही उन्होंने परमार वंश पर भी आक्रमण किया। तो पहला काल जो माना जा सकता है वो 688 से 1804 का था। 1804 में यहां पर शासक थे प्रद्युमन शाह और 1804 में ही गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में युद्ध होता है जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और यहां से फिर गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा शासन प्रारंभ हो जाता है। जब गढ़वाल में गोरखा सत्ता स्थापित हो जाती है उसके बाद प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह अंग्रेजों से सहायता लेकर के दोबारा सेना एकत्रित करते हैं और 1815 में उन्हें दोबारा से यहाँ की राजगद्दी मिल जाती है और 1815 से 1947 तक गढ़वाल में परमार राजवंश चलता है। और 1947 में जो परमार शासक थे उनके अंतिम शासक शासन कर रहे थे जिनका नाम मानवेंद्र शाह था और मानवेंद्र शाह इसी दौरान भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इसके साथ ही परमार वंश की जो सत्ता है वो भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम उत्तराखंड का आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। तो जैसे हमने देखा अभी कि कुमाऊं में और गढ़वाल में दोनों जो राजवंश चल रहे थे उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है और इस दौरान बीच में गोरखा आ जाते हैं। गोरखा गढ़वाल में लगभग 10.5 वर्ष और कुमाऊं में 25 वर्ष के आसपास शासन करते हैं और इतने वर्ष शासन करने के बाद 1815 में उनकी सत्ता भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद गोरखाओं में जैसा हमने देखा था कि जो
सुदर्शन शाह हैं वो अंग्रेजों की हेल्प से अपने शासन को दोबारा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। अंग्रेजों की सत्ता के बाद उनका जो शासन था वो बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में जन आंदोलन होने लगते हैं, जैसे कि कुली बेगार आंदोलन हो गया, कोटा खर्रा आंदोलन हो गया, डोला पाल के आंदोलन हो गया। ये उस टाइम के कुछ प्रमुख जन आंदोलन थे। उसके बाद जो पूरे भारत में स्वतंत्रता का दौर चलने लगा तो उसका प्रभाव उत्तराखंड पर भी देखने को मिला। तो किस तरह से लोगों ने उत्तराखंड को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चलाए उसको हम इस चौथे स्टेप में पढ़ेंगे। और अंतिम जो स्टेप है वो है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसी दौरान से ही लगभग जो उत्तराखंड राज्य था उसको एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की जा रही थी। और इन सभी घटनाओं को हम पृथक राज्य आंदोलन में पढ़ते हैं। अर्थात उत्तराखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो भी घटनाएं या आंदोलन चलाए गए थे उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड का जो इतिहास है उसका ओवरव्यू कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।